मैंने आपको जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाया था, तो मैंने यहां पर भी आपको प्रबल अम्लों की सूची में इसका नाम लिखाया था। एक और प्रबल अम्ल मैंने बताया था आपको, वहां कौन सा बताया था, याद है क्या? H2SO4। क्या बताया था बेटा? H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल को भी प्रबल अम्ल बताया था, है ना? उसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, लिखाया था। एक मैंने आपको बताया था, कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा बताया था? नाइट्रिक। इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो आप। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिलकर के एक्वारेजिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बात भी मैंने लिखाई थी आप। एक्वारेजिया सुनार की दुकान पर पाए जाने वाला एक पानी होता है जो सोने को भी गला देता है। बताया था कि नहीं बताया? उसको एक बार रिवाइज करूंगा फास्ट तरीके से, जैसे यहां कर रहा हूं। ये हमारी थोड़ी सी फास्ट क्लास चल रही है। मेरे ऑनलाइन के साथियों से निवेदन है कि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझना है तो ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है, और इतना अम्लीय होता है बेटा कि ये पेट को भी जला सकता था। लेकिन यहां पर जो ये थैली, ये परत जो लगी हुई है म्यूकस मेम्ब्रेन, एक क्षारीय द्रव निकालती है। कैसा द्रव निकालती है? ताकि यहां पर ज्यादा एसिड का प्रकोप नहीं हो और इस अंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए ये एक म्यूकस निकालती है, एक द्रव निकालती है। अब मेरी बात सुनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से दो तीन सवाल पूछे जाते हैं। इसका काम क्या है? तो पहली बात बता देता हूं, भोजन जो ऊपर से आया था क्षारीय, मैंने आपको बताया था लार कैसी होती है, तो लार ने भोजन को क्षारीय बना दिया था। अब क्षारीय भोजन यहां आएगा तो इसका काम है भोजन को अम्लीय बना देना। क्या बना देना? और भाई गलती से लाइसोजाइम एंजाइम से कोई बैक्टीरिया बच के रह गया, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता था, उससे गलती से कोई बैक्टीरिया रह गया, उसका खात्मा ये बाबूजी कर देते हैं। कौन है? हाइड्रोक्लोरिक। दो ही काम करते हैं, भोजन को अम्लीय बनाता है और बचे हुए जीवाणु कोई आ गए उनको क्या कर देता है बेटा? नष्ट कर देता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान मैंने 1 से 1.5 बताया था। अरे 7 तो आएगा ही नहीं, 7 पे तो उदासीन हो जाता है। पीएच स्केल 0 से 14 होता है, 1 से 7 अम्लीय होता है, 7 पे उदासीन होता है, और 7 से 14 क्षारीय होता है। तो ये अम्लीय है। मैंने आपको 1 से 1.5 बताया था, लेकिन एनसीईआरटी 0.9 से 1.5 बताती है। 0.9 से 1.5 बताती है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने 1 से 1.5 लिखा दिया आप, है ना? इसका पीएच मान 1 से लेकर के 1.5 तक होता है, यानी कि बहुत खतरनाक प्रबल अम्लीय होता है। दूसरी चीज, इसमें कुछ और भी एंजाइम निकलते हैं। एक तो बेटा निकलता है प्रोटीन का पाचन करने के लिए, जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन। कौन सा निकलता है? पेप्सिन और रेनिन। रेनिन की खास बात यह है कि ये दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सी प्रोटीन का? और अन्य प्रोटीन आपने खाई है, अंडा खाया है या मछली खाई है, या जिम जा रहे हो डोले बनाने के लिए पाउडर का डब्बा पी रहे हो, है ना? तो उसका पाचन कौन करेगा मेरे भाई? पेप्सिन करेगा। कौन करेगा? पेप्सिन। तो पेप्सिन और रेनिन, तो ये एंजाइम निकलते हैं, ये तो किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। और ये जो गैस्ट्रिक कोशिका है, बीच में फंडिक भाग से गैस्ट्रिक कोशिकाएं हैं, इनसे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है बेटा? ये किसका पाचन करता है? वसाख। किसका पाचन करता है? तो यहां पर दो पाचन हो गए। अब ध्यान देना, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल और म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा निकाला गया क्षार, ये 5 चीज मिलकर के एक नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है जठर रस। किस नाम से जानी जाती है? इसके अंदर मिलने वाला पूरा द्रव किस नाम से जाना जाता है? जठर रस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? जठर रस के नाम से। ठीक है। अब यदि अपन बात करें जठर रस की, तो जठर रस में ध्यान रखना कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं। एक तो लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल और म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा निकाला गया तरल। 5 चीजें होती हैं जठर रस में। और जठर रस भी अम्लीय होता है। कई बार ज्यादा जठर रस निकल, सॉरी, ज्यादा एचसीएल निकल जाता है तो हमारे खट्टी डकारे आना चालू। क्या हो जाती है? एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिड। पानी बोतल है क्या? पानी लेके? ऐसे नहीं है, इसमें है एसिडिटी। अब एसिडिटी यदि किसी को हो जाए, तो मैंने आपको बता रखा है अम्ल से एसिडिटी होती है।
किससे होती है एसिडिटी? अम्ल से। और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमें क्षार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, अम्ल सदा खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? कड़वापन है क्षार में, और लवण तथा जल बनता है अम्ल क्षार के प्यार में। बताया था कि नहीं बताया? जैसे ही अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बन जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहां पर इसकी अम्लता को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आप जो भी एसिडिटी की बोतल पीते हैं ना, या इनो पीते हैं, उसमें अधिकांश मात्रा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो तरल दिया जाता है उसमें किस चीज की मात्रा होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसकी मात्रा होती है बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये प्रबल क्षार है, अम्ल से मिलेगा, क्रिया करेगा और उदासीन कर देगा। रुक जा भैया, देर रुक जा, पितरस पे ही आ रहा हूं बाबूजी। अब भोजन आपका यहां तक खत्म हो गया, पहुंच गया, इसकी कहानी भी आपने सुन ली। इसके यहां पर ये वाला भाग कौन सा था? इस पाइलोरिक भाग के कारण इस ढक्कन को कहा जाता है पाइलोरिक कपाट। क्या कहा जाता है? कपाट ढक्कन को कहते हैं। इस पाइलोरिक कपाट से ये दूध जैसा पतला होने वाला, पाइसीकरण हो जाने वाला भोजन निकल करके छोटी आंत में चला जाता है। कहां चला जाता है बेटा? अब अपन बात करेंगे छोटी आंत की। किसकी बात करेंगे? छोटी आंत की बात कर। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं अपन छोटी आंत की। किसकी बात करते हैं? छोटी आंत की। हल्का सा देख लेना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, ये दोनों तरफ लगा देता हूं। ये आंतें हैं हमारी। क्या है बेटा? आंत हैं। आंत से पहला सवाल तो, आमाशय के पाइलोरिक कपाट से निकला हुआ भोजन सबसे पहले छोटी आंत में जाता है। ये बीच में जो पतली पतली दिख रही है ना, ये छोटी आंत है। कौन सी आंत है? और ए इस प्रकार से ये तो कुंडलित होकर के फैली रहती है, बाकी ये होती ऐसे है मेरे भाई। ये छोटी आंत हो गई। इधर ये ढक्कन है, इसको पाइलोरिक कपाट कहेंगे, और ये जाकर के यहां बड़ी आंत में जुड़ जाएगी। किस में जुड़ जाएगी? बात समझ में आ गई? आहार नाल की टोटल लंबाई मैंने आपको बताई थी। पूरा पाचन तंत्र मुख से लेकर के गुदा द्वार तक 33 फीट होता है। कितना होता है बेटा? या मीटर में पूछे तो 11 मीटर या 33 फीट होता है। यदि इस 33 फीट की बात करें, इस 33 फीट में से आहार नाल का भी सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है बेटा? 7 मीटर की होती हैं। यानी कि कितने फीट की? 21 फीट की होती है मेरे भाई। आहार नाल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? छोटी आंत है। कौन सा है बेटा? और ये छोटी आंत मेरे बाबू 3 भागों में बटी रहती है। कितने भागों में? 3 भागों में। ये 3 भागों में बांट दी मैंने यहां तक। सबसे पहले वाले भाग का नाम याद रखना, डूडेनम। क्या नाम रहता है? डूडेनम। दूसरे वाले भाग का नाम डूजेनम, और तीसरे वाले भाग का नाम इलियम। क्या नाम है बेटा? इसको हिंदी में ग्रहणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। ये वाला होता है मध्य भाग। कौन सा? ये वाला होता है पश्च भाग, यानी पीछे का भाग। ठीक है। अब मेरे भाई, जो आमाशय से भोजन निकला था और इस पाइलोरिक कपाट से घुसा था, सबसे पहले कहां घुसेगा? तो आमाशय से भोजन सीधा कहां प्रवेश करता है? डूडेनम में। कहां प्रवेश करता है? डूडेनम में। यहां प्रवेश करते ही आपके सहायक अंग काम करना शुरू कर देते हैं। कौन से अंग? और सहायक अंग मैंने 2 बताए थे मेरे भाई। कितने बताए थे? कितने बताए थे? 2 बताए थे। यदि दोनों की मैं बात करूं तो एक तो आपका है बेटा लीवर। क्या नाम है? लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। एक तो हो गया आपका लीवर। आमा से नहीं, आमा से अलग है।
लीवर अलग है मेरे भाई, लीवर अलग है, लीवर ये रहा, ठीक है। और एक और ले लेते हैं इसी में, लीवर के बाद में ये होता है हमारा अग्नाशय। क्या होता है बेटा, चलो देख लेते हैं। ये मेरे भाई ये लीवर है ने, ये लीवर, ये यूं मान लो यहां बैठा रहता है, ठीक है। और अग्नाशय बाबूजी जो होते हैं वो इसके नीचे इधर चिपके रहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही मैंने कर दिए। भोजन हमारा आमाशय से आया, पहली बार कहां घुसा, डूडेनम में। कहां घुसा, अब इस डूडेनम में मेरे भाई ये लीवर जो होता है ना, इस लीवर के वैसे तो 500 से ज्यादा काम है, लीवर के बारे में 5-6 बात मैं आपको लिखाने वाला हूं। उससे पहले ये समझना कि लीवर सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो काम करता है मेरे भाई कि ये लीवर एक रस बनाता है जिसका नाम है पित्त रस। क्या नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉयल जूस। कौन सा कहते हैं, बॉयल जूस, पित्त रस बनाता है। एक सवाल बन गया आपके यहां पर, पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत या लीवर, कौन करता है बेटा। अच्छा, बनाने का काम करता है मेरे भाई, क्या करता है, बनाने का काम करता है, और बना करके स्टोर कर देता है। ये छोटी सी थैली दिख रही है इसमें, इसका नाम है पित्ताशय। क्या नाम है बेटा, पित्ताशय, जिसको गाल ब्लेडर कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, गाल ब्लेडर। कभी किसी आपके परिवार में किसी के पथरी हुई है, बोला पित्त की थैली में पथरी हो गई, किसमें पथरी हो गई, ये बड़ा खतरनाक पित्त होता है, बहुत खतरनाक पित्त होता है। ये थैली संयोग से फट जाए तो बाबूजी पूरे ऑर्गन को डैमेज कर देती है, अंदर से बॉडी को ही खत्म कर देती है, जला देती है बुरी तरह। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भैया इसमें पथरी होगी तो कोई इलाज नहीं, इस थैली को ही काट के बाहर निकालेंगे। तो इस थैली को काट करके बाहर निकाल के दे देते हैं आपको, ले जाओ तिजोरी में रख देना है। अब ये क्या हुआ भाई, जब पित्त की थैली निकल गई तो उसके बॉडी में कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, पित्त की थैली निकाली क्यों, क्योंकि स्टोन बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस थैली को फाड़ देगा, थैली को फाड़ देगा तो इसमें से पित्तरस बाहर आ जाएगा, और पित्तरस बाहर आते ही आपके यहां से चलेगा, चालू करेगा, आंतों को खराब करेगा, आंतों के बाद में फेफड़ों को खराब करेगा, हार्ट को खराब करेगा, किडनी को खराब करेगा, पूरी बॉडी को खराब कर देगा, कहानी राम नाम खत्म हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर जैसे ही पता लगता है इसको बाहर निकाल देते हैं कि भाई इसमें डैमेज आना गलत है, डैमेज नहीं आना चाहिए। इस पित्त रस को बनाने का काम कौन करता है बेटा, यकृत। कौन करता है, थोड़ा सा समय हो तो कहानी समझा देता हूं कैसे होता होगा। भाई बनता कैसे होगा है, पहलवान लस्सी पीता है, बोला गुरुजी बनती कैसे है, तो आपके भी दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा गुरुजी पित्त रस बनता कैसे है। तो उसकी एक कहानी सुन लीजिए छोटी। हमारे शरीर में रक्त के अंदर इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं बेटा, आरबीसी। और आरबीसी के बारे में 3 बात आपने पढ़ी होंगी। आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में। कहां होता है, अस्थि मज्जा में। बड़ी हड्डियों के बीच का खोखला भाग अस्थि मज्जा कहलाता है, वहां आरबीसी बनती है। आरबीसी का जीवन काल कितना रहता है, 120 दिन। कितना, ये बाबूजी 120 दिन की मेहमान होती हैं। कितने दिन की, अब जैसे जो आरबीसी मेरी बॉडी में आज बनी वो फिक्स 120 दिन बाद में मरेंगी, जो कल बनेंगी वो कल मरेंगी, जो परसों बनेंगी परसों। तो जब से हम पैदा हुए तब से हमारी बॉडी में प्रतिदिन आरबीसी बनती है, और फिक्स 120 दिन बाद में जाकर के मर जाती है। जो आज के 120 दिन पहले मेरी बॉडी में बनी थी, कौन, आरबीसी, वो आज मर भी रही होंगी। अब आदमी मरता है, मरते ही आदमी को कहां ले जाते हैं, शमशान घाट। तो इसका शमशान घाट है प्लीहा। क्या नाम है बेटा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, प्लीहा को। किसको कहा जाता है, ये प्लीहा बहुत समझदार ऑर्गन है, बहुत ब्रिलियंट ऑर्गन है बॉडी के अंदर। ये प्लीहा क्या करता है, मृत आरबीसी को डोनेट कर देता है, किसको, लीवर बाबूजी को। कहता है भैया अब ये मर गई, मेरे तो कोई काम की है नहीं, इसके अस्थि पंजरों को आप ले जाओ। ये सीधी डोनेट कर देती है किसको, लीवर को। लीवर इसको 2 वर्णकों में तोड़ देता है, एक का नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है बेटा, बिलीरुबिन। और एक का नाम है बेटा बिलीबर्डिन। क्या नाम है, बिलीबर्डिन। इसका रंग होता है पीला। कैसा रंग होता है बेटा, और इसका रंग होता है हरा।
ये दोनों वर्णक एक साथ मिलते ही पित्त रस बना देते हैं। यदि डीप सवाल पूछता है तो पूछता है पित्त रस में कौन कौन से वर्णक होते हैं, तो बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है, और बिलीवर्डिन का। इसी कारण जब आपको पीलिया होता है, तो पीलिया होता है तो आरबीसी ज्यादा मरती हैं, ज्यादा डोनेट होती हैं, ज्यादा बनने लग जाता है, तो पीला जो बिलीरुबिन है लीवर इसको ज्यादा रक्त में छोड़ने लग जाता है, इसलिए आपका टॉयलेट भी कैसा हो जाता है, आपकी बॉडी भी कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। समझ रहे हो आप? तो ये आपके पित्त रस बन गया। पित्त रस बनाया किसने, लेकिन स्टोर कहां किया, पित्त की थैली में। कहां किया, और ये पित्त की थैली में आपको दिख रही होगी छोटी सी नली लगी हुई है। क्या लगी हुई है, ये नली बाबूजी सीधी आकर के यहां मिल जाती है। कौन से पार्ट में, डूडेनम में। ये पित्त रस जो आता है सीधा आकर के कहां मिलता है, डूडेनम में। कहां मिलता है, ये किसका पाचन करता है, वसा का। किसका पाचन करता है, तीन ही सवाल बने। पित्त रस का निर्माण कौन करता है, स्टोर कहां होता है, और आकर कहां मिलता है, और पाचन किसका करता है। भाई साहब 100%, इससे ज्यादा कोई सवाल पित्त रस से नहीं बने। कहानी खत्म हो गई। पित्त रस आकर के मिल गया डूडेनम में। मैंने कहा एक बाबूजी और बैठे हैं, ये कह रहे हैं मुंह कहीं कम थोड़ी हूं, मुंह भी छोड़ूंगा आप लोग रस, तो ये अपना रस भी छोड़ता है। यदि बात करें हम अग्नाशय की, किसकी बात करें, तो इसके पास में भी देखो एक थैली पटक रखी, हाँ मिर्ची जैसी दिख रही है। इसके अंदर दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और, तो भाई दोनों ऊतकों से एक्सोक्राइन ऊतक होता है, एक होता है एंडोक्राइन। कौन सा होता है, एंडोक्राइन ऊतक। इस एक्सोक्राइन ऊतक से मैं आपको एक बात बता देता हूं लीवर के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। और ये लीवर बनाता क्या है, पित्त रस। क्या बनाता है, पित्त रस। पित्त रस एक एंजाइम है। क्या है बेटा, दो चीज आती है, एक आता है हार्मोन और एक आता है एंजाइम। हार्मोन जो होता है, पीछे वाले को नींद आ रही है, जगाओ, यहाँ कथा नहीं चल रही है भैया सत्यनारायण भगवान की है। बोलो गुरु जी लास्ट में बोलूंगा सत्यनारायण भगवान है। दो ही काम हो रहे हैं, या तो नींद आ रही है या किसी की याद आ रही है। बता दे मेरे भाई है कि सनम तेरी याद में नरसिम्हा में बैठा हूं है। जिंदगी गुरुजी झंड बन जाती है। आप 12-1 बजे बिठा देते हो यहाँ पर, 2 बजे बिठा देते हो, और 6-7 बजे तक लगातार क्लास लेते हो। बोलो गुरुजी मूड काम करना बंद कर देता है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। आपके सिलेक्शन के लिए हमारी एकेडमी पुरजोर प्रयास कर रही है कि जितनी मेहनत हो सके, 2.5 महीने बच्चे हैं, दबा करके कर लो भाई साहब। सबकी बॉडी पर जब हम वर्दी देखेंगे ना, तो हमारे ये पसीने निकल रहे हैं, ये भाई साहब मजा आ जाएगा। तुम्हारी कसम, ये मेहनत तुम्हारे लिए की जा रही है, इसलिए समय को मत देखो। मान लो नींद आ भी रही है तो बाहर जाके 4 छींटे दे मुंह पे और कहे कहा नींद आ रही है, पढ़नो पढ़नो है, और पढ़ूंगा और पास करूंगा। इतना अंदर से ललक होनी चाहिए। हाँ चलिए, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मैं बता रहा था, हार्मोन और एंजाइम के बारे में। बेटा कुछ ऐसे ग्रंथि होती हैं जो अपना स्राव सीधा रक्त में डालती हैं। कोई भी चीज रक्त में जाकर के मिल रही है तो वो हार्मोन है, और किसी अंग विशेष में जाकर के मिल रही है वो एंजाइम है। यहां से आपने देखा कि अंग विशेष में जाकर के मिल रहा है, तो पित्त रस एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है बेटा, यहां से भी ये रस छोड़ेगा, तो कुछ रस तो ये यहां छोड़ेगा, और कुछ रस इसका जाकर के मिलेगा कहां पर, रक्त में। तो रक्त में जो मिलता है वो एंडोक्राइन ऊतक है। इसमें 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकोगोन। क्या निकलता है, ग्लूकोगोन। बीटा से निकलता है इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा गया है। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है,
बीटा कोशिका, किसकी बीटा कोशिका? अग्नाशय की। किसकी? अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अग्नाशय की अल्फा कोशिका से ग्लूकोगोन निकलता है, और अग्नाशय की गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। यदि बात करें एक्सोक्राइन, तो ये एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है? इसमें एक तो होता है एमाइलेज, क्या होता है? एक होता है माइलेज, क्या होता है? एक होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है? एक होता है लाइपेज, क्या होता है बेटा? और एक होते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडोज। ये एमाइलेज और माइलेज तो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। किसको पचाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज नामक एंजाइम है, ये वसा का पाचन करता है। तो भोजन के 3 मुख्य अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और ये बाबूजी तीनों का पाचन कर देता है। इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत बार सवाल पूछा गया है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई? अग्नाशय से जो रस निकला वो भी यहां पर मिला, लीवर से जो लीवर ने बनाया, पित्ताशय से जो निकला वो भी यहां पर मिल गया। इसका मतलब सर्वाधिक पाचन कहां हुआ? थोड़ा सा अवशोषण होता है, यहां पे जाकर के पूरा अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने पहले आपको बताया था, भोजन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से हैं? अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब भोजन को मुंह में लेना, फिर उसके बाद पाचन। तो पाचन की सर्वाधिक प्रक्रिया की बात करें कहां होती है? डूडेनम में, क्योंकि यहां तीनों चीजों का पाचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अवशोषण। अवशोषण का मतलब है इसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को अलग कर लिया जाना। तो अवशोषण की प्रक्रिया भी यहीं से चालू हो जाती है, लेकिन सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? जूजेनम में। कहां होता है? जूजेनम में। अब उसके बाद में अवशोषण के बाद में होती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया में ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि थे, ये निकल करके रक्त में आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? तो ये प्रक्रिया होती है इलियम में। कहां होती है बेटा? इलियम में। कहने का मतलब पाचन की अधिकांश प्रक्रिया यहां पर पूरी हो जाती है। ठीक है, अब बाद में बची हुई है हमारी बड़ी आंत। कौन सी बची हुई है बेटा? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेता हूं, एक एक करके लिखा दूंगा, फिर आप बात करते हैं बड़ी आंत की। कौन सी आंत की बेटा? बड़ी आंत। ये हमारी बड़ी आंत है। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं मेरे भाई। बड़ी आंत का जो लास्ट वाला, छोटी आंत का जो लास्ट वाला पार्ट था, कौन सा पार्ट था? डूडेनम, जूजेनम, इलियम। इलियम से भोजन कहां प्रवेश करेगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के भी 3 भाग। कितने भाग बेटा? 3 भाग। एक होता है सीकम, कौन सा होता है? एक होता है कॉलन, कौन सा होता है? और एक होता है रेक्टम, कौन सा होता है? हिंदी में इसको कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं बेटा? मलाशय। समझना ध्यान से। ये जो सीकम है, ये सीकम के बारे में एक बात याद रखना, ये मांसाहारी पदार्थों को पचाने के लिए बहुत उपयुक्त जगह थी, लेकिन मानव के अंदर ये अवशेषी अंग हो गई है। क्या हो गई है बेटा? अवशेषी अंग हो गई। अभी मैंने पाचन तंत्र में 2 अवशेषी अंग बता दिए आपको। एक तो अक्कल दाढ़, कौन सी बताई थी? और एक मैंने यहां पर बता दिया, कौन सी हो गई? सीकम। बाद में एक भाग आता है जिसका नाम है कॉलन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कॉलन, क्योंकि यहां पर कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक तो मैं बात बता देता हूं, यहां पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया बेटा? ई कोलाई बैक्टीरिया। सवाल पूछता है ई कोलाई बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं? तो बड़ी आंत में। कहां पाए जाते हैं? और बड़ी आंत का भी भाग पूछ ले तो कॉलन वाले भाग में। ये ई कोलाई बैक्टीरिया करते क्या है? विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। किसका? विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। विटामिन B9 और B12 का भी संश्लेषण यही होता है। विटामिन B9 और B12 भी बॉडी को यहीं से मिलता है, यहां लास्ट में जाके भोजन से संश्लेषित किए जाते हैं। और विटामिन के का निर्माण कहां होता है? कॉलन वाले भाग में, बड़ी आंत के कॉलन वाले। यहां केवल संश्लेषण होता है और प्रक्रिया कोई नहीं होती है। पाचन पूरा यहीं पर हो जाता है। अपचित भोजन
अब जो बिना पचा हुआ भोजन रह गया वो जाकर के यहाँ इकट्ठा हो जाता है, इसको कहते हैं अपचित भोजन। कौन सा भोजन? अपचित भोजन। अपचित भोजन कहाँ जाकर के इकट्ठा होता है? मलाशय या रेक्टम में। और यहाँ पर भाई साहब आपके एनस लगा हुआ होता है, एक छेद होता है जिसको गुदा द्वार कहते हैं। जैसे ही एनस आपका ये मलाशय फुल भरता है, आपके मेंडुला ऑब्लांगाटा को संकेत भेज दिए जाते हैं कि फ्रेश होने का मन हो रहा है और बाबूजी आप बाहर जाकर के अपचित भोजन को निकाल आते हैं। ये आपका पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान। गुरुजी बंद कर दीजिए।